अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल बूशास डायरी एंड आज हम रिकॉर्ड करने लगे हैं तकाज़ा मोहब्बत की 8th एपिसोड। अभी तक आप लोग को ये नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। एंड नॉवल बहुत मज़े का है यार, आगे पढ़ेंगे ना आप लोग को अंदाज़ा होगा बहुत मज़े का है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। वक्त का काम था गुजरना, तो वो गुजरता गया। यूनिवर्सिटी में उनके मिड एग्ज़ाम थे, वो भी गुजर गए। फिर उनको थीसिस के काम पे लगा दिया गया। मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वे, अक्सर उनको कॉलेजेस जाना पड़ता, तो कभी ओल्ड एज होम। एक अच्छा खासा उनको काम मिल गया था। नए नए लोगों से मिलना, उनसे ज़िंदगी के बारे में बातें करना, फिर उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बे वगैरह पूछना। बहुत कुछ नया सीखने को सिखाने को मिला था। अभी वो क्लास में मौजूद अपनी एक असाइनमेंट का जिक्र कर रही थी जब क्लास में उनकी एक टीचर दाखिल हुई। थोड़ा लेक्चर गुजरने के बाद वो क्लास को फारिग करती उनको ब्रेक दे गई, तो सब अपने कामों में मसरूफ हो गए, जबकि वो एक कुर्सी पे बैठी मुस्कुराती सबको देखने लगी। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 20 मिनट गुजर गए, लेकिन वो ऐसे ही सबको मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी। सनम, हया हयाम के साथ साथ उनकी मजीद और क्लास फेलोज ने भी नोट किया उन्हें, और अपने काम, मोबाइल वगैरह छोड़ दी वो उनके करीब अपनी कुर्सियां खिसकाते बैठ गई। उनके इस अमल पे उनकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। अब वो उनसे छोटी छोटी बातें करने लगी और हंसने मुस्कुराने लगी। उनकी मुस्कुराहट में एक कशिश सी थी जो अपनी जानिब खींचती थी। आप कितनी पुरसुकून लगती हैं, सनम ने अचानक से अपनी टीचर को देखते मोहब्बत से कहा, जिस पे वो हैरत से देखने लगी, जबकि लबों पे मुस्कुराहट हुनूस थी। पुरसुकून तो हर कोई होता है, बेसुकूनी इंसान खुद लाता है। सनम को देखती वो नर्म लहजे में बोली, आपको पता, आप कुछ ना भी करें, संजीदा भी रहे, फिर भी आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है जो कभी आपके लबों से जुदा नहीं हुई, जैसे मुस्कुराता चेहरा। हयाम ने जैसे खुशी से कहा, वाकई ऐसा लगता है, मैं तो बस अदना सी कोशिश करती हूँ खुश रहने की, वगरना अल्लाह ने तो कभी गम आने ही नहीं दिया। अपनी स्टूडेंट्स की बातें सुनती वो हंस पड़ी। आप जब परेशान हो तो क्या करती हैं, या हमें क्या करना चाहिए? एक और स्टूडेंट ने मुतजस्सिस होते कहा, आपको मैं एक मज़े की बात बताती हूँ, सच्ची मुझे खुद बहुत सुकून मिलता है इससे। वो अपनी बात से सबको मुतवज्जा कर गई कि यकलख्त सब उनके सामईन हुए। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो दिल बहुत बेचैन रहता है। एक जी एक खुलबुली सी मची होती है दिल में कि मैं अपना आप कहीं खोल दूं, किसी का कंधा मुयस्सर हो और अपना सारा गुबार निकाल दूं, लेकिन नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे इस परेशानी में, इस बेचैनी में डालने वाले वो नहीं है। तो वो मुझे कैसे इससे निकलने का हल बताएंगे या मशवरा देंगे? अपने नर्म लहजे में मुस्कुराती उन्होंने बात शुरू की, जब सब उस बात की तारीफ करते सर हिला गए। मुझे अगर परेशानी हुई है, बेचैनी हुई, घबराहट हुई, तो उसका सबसे बेहतर जानने वाला तो वो है, उस रब की ज़ात है, जो मेरे साँस लेने से पहले ही सब जान लेता है। कुर्सी की साइड पे कोहनी टिकाए वो चेहरे के नीचे हाथ की मुट्ठी बनाए मुँह से उनको सुन रही थी। मैं जाती हूँ, जाए-नमाज़ बिछाती हूँ, 2 रकात नमाज़ अदा करके अपनी सारी परेशानियाँ एक पोटली में बाँध के वहीं फेंक देती हूँ कि अल्लाह, मैं थक गई हूँ, ये मेरी परेशानियाँ, अब आप इन सब से निपटें, मुझसे नहीं सँभाली जा रहीं। सारा कुछ उस पोटली में बाँधा, सारे शिकवे, सारी टेंशन्स, लोगों की बातें, ताने, सब कुछ, और 2 रकात सजदे में जाके वहीं उसी जाए-नमाज़ पे बैठ के फेंक दी कि अब अल्लाह जाने इस सब को, मैं थक गई। हाथों के इशारे से उन्होंने इर्द-गिर्द से जैसे सारी परेशानियाँ उठा के एक पोटली में बाँधी और वहीं फेंक दी। उनकी बात पे सब मुस्कुरा दिए। मैं तब ऐसी होती हूँ जैसे 5 साल का बच्चा रूठ गया हो अपने बड़े से और अब उसी के पास जाते शिकवे कर रहा हो। मैं तो अक्सर वहीं सो भी जाती हूँ। फिर जब आँख खुलती है तो जैसे दिल हल्का हो जाता। वो बताते हुए भी वाक़ई एक ज़िद्दी बच्चे की तरह बता रही थी। फिर कुछ दिनों में या कुछ लम्हों में मुझे रास्ते मिलते जाते हैं, वसीले मिलते जाते हैं, जिनसे वो सारी परेशानियाँ, मुश्किलात हल हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अल्लाह से बात करती हूँ। अभी वो बात मेरे दिमाग में, दिल में होगी और अल्लाह ताला उसका वसीला बना देते हैं फ़ौरन। उन्होंने जैसे सबको एक सुकून की राह दे दी। सब मुस्कुराते उन्हीं को देख रहे थे। कितना पुरसुकून था उनको सुनना, कितना दिलफ़रेब था।
کتنا لبھاتے تھے دل کو ان کے الفاظ، ایسے جیسے وہ خود ہی سب کر رہے ہوں۔ ایک سحر طاری تھا سب پہ، ابھی جس کو محسوس کرتے وہ خود کھلے دل سے مسکرا دی۔ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اچانک سے انہوں نے ایک لڑکی کو مخاطب کیا جو ان کے پکارنے پہ حیران ہوئی، پھر مسکرا کے کہنے لگی، آپ اتنی مثبت سوچ، مثبت باتیں کیسے کر لیتی ہیں؟ سحر کی کیفیت ابھی بھی سب کو جکڑے ہوئے تھی۔ بیٹے، مثبت سوچ تو سب میں ہوتی ہے، بس منفی کو نکال دو۔ مسکراتے انہوں نے اپنے موبائل پہ ٹائم دیکھا کہ بس 5 منٹ باقی تھے لیکچر آف ہونے میں۔ اللہ کا کر بھی آپ کو مثبت سوچ کی جانب راغب کرتا ہے۔ اللہ سے لو لگاؤ، سب کچھ مثبت ہی ملے گا۔ جاتے جاتے ان کے مسکراتے الفاظ ان سب کے کانوں میں رس گھل گئے۔ سنم کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، 1 مہینے بعد شادی طے پائی تھی، اور وہ اب وقت بھی اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ حیام کے مطابق وہی ہوا کہ سنم جب اپنی پڑھائی پہ دھیان دینے کا سوچتی، تبھی ارتسام کا حکم مل جاتا کہ آج فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، جس پہ ایک بار وہ غصہ ہو گئی تھی کہ اب کہیں نہیں جائے، اس کے لیکچرز پیچھے رہ رہے تھے اور جناب کو شادی کی شاپنگ کی پڑی تھی۔ ایک بار تو ارتسام نے کہہ دیا کہ ٹینشن کس بات کی ہے، وہ آرام سے پڑھا دے گا بعد میں۔ کل سنم کی مہندی تھی، اسفان لوگوں نے بھی آنا تھا، دادی جان کو ساتھ لیے۔ ارتسام نے عماد کیف کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ ابھی سنم اور حیام سنم کے کمرے میں بیٹھی، منہ پہ کچھ لگائے بیٹھی اپنے ناخن کو تراش رہی تھی۔ آج گئی تھی تم پارلر؟ حیام نے اپنے پاؤں سے نظریں ہٹاتے سنم سے پوچھا، جو موبائل پہ لگی مسکرا رہی تھی۔ ارتسام بھائی کو کہو کہ پرسوں بات کر لیجیے گا، ابھی چھوڑو اس کو، بتاؤ مجھے۔ حیام نے اپنے سوال کو نظر انداز ہوتے دیکھ اسے گھورتے ہوئے کہا تو سنم موبائل رکھتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں گئی تھی، اور 4 گھنٹے وہاں لگا کے آئی، کمر تھک گئی میری۔ اپنا آج کا دن یاد کرتے بتایا جہاں پارلر میں اس کی اپائنٹمنٹ تھی۔ یہ کب اتارنا ہے؟ حیام نے چہرے کی جانب اشارہ کیا جہاں وہ فیس ماسک لگائے بیٹھی تھی۔ بس 5 منٹ اور پھر اتار دینا ہے، اور روز واٹر اسپرے کر لینا اس پہ۔ دائیں جانب لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے اس نے کہا، میری کل اور بھی دوست آ رہی ہیں تو کل مزہ آئے گا خوب۔ اپنی کالج یونیورسٹی کی دوستوں کا سوچتے وہ مہ- وہ مہوت سموئے بولی کہ حیام مسکرا دی، میں کل یونیورسٹی جاؤں گی، ایک لیکچر ہے، ساتھ ہی سر عاصم ہمیں کہیں لے کے جا رہے ہیں وزٹ پہ، تو وہاں سے واپسی پہ یہاں آ جاؤں گی جلدی۔ اس کے کل کا منصوبہ بتایا۔ یار میں نے بھی جانا ہے مینٹل اسائلم، سنم منہ بنا کے بولی، کیونکہ پچھلے لیکچر میں سر نے بتایا تھا وہ ایک جگہ وزٹ کرنے والے تھے۔ چل ویسے بھی تو شادی کے بعد اپنے گھر کو یہی بنانے والی ہے، وہ دیکھ لینا۔ شرارتی انداز میں اس کو چھیڑتی، اس کو پاگل کہتی، وہ کہکا لگا اٹھی، یار وہاں کی ویڈیوز لازمی بنا کے لانا، میں نے دیکھنی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتی منتیں کرنے لگی کہ حیام نے گردن اکڑائی، اتنا کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے لے آؤں گی، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ ڈریس وغیرہ سب تیار ہے نا؟ مہندی لگانے والی بھی آ جائے گی ابھی ٹائم پہ؟ حیام نے کچھ یاد آتے پوچھا۔ ہاں سب تیار ہے، میں نے مہندی والی سے بھی بات کر لی تھی، وہ ٹائم پہ آ جائے گی، اپنے چہرے سے ماسک اتارتے بولی اور پاس پڑی بوتل پہ منہ پہ اسپرے کرنے لگی۔ لائٹ گرے کلر میں شارٹ شرٹ کے ساتھ ریڈ ٹراؤزر اور گرے ہی دوپٹہ لیے اپنا بیگ پکڑتی سنم کو خیال رکھنے کا کہتی یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ آج مہندی تھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ جلدی یہاں آ جائے، 2 دن سے وہ انہی کے گھر قیام کر رہی تھی۔ آنٹی میں چلتی ہوں، دوپہر تک آ جاؤں گی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے خدا حافظ کہتے وہ گھر سے نکلی۔ سنم کے بابا اس کو یونیورسٹی چھوڑنے والے تھے۔ یونی میں انٹر ہوتے ہی اس نے پہلے اپنے لالا کو کال کی اور آج آنے کے بارے میں پوچھنے لگی، جس پہ انہوں نے بتایا کہ شام تک وہ آ جائیں گے، فکر نہ کرے۔ کلاس میں انٹر ہوئی تو شکر کیا کہ سر ابھی کلاس میں موجود نہیں تھے۔ اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھی تو 5 منٹ گزرنے کے بعد ہی کلاس میں سر انٹر ہوئے، اتفاقاً وہ بھی گرے سوٹ میں ملبوس تھے۔ حال احوال کے بعد انہوں نے لیپ ٹاپ سیٹ کرتے لیکچر شروع کیا۔ 45 منٹ کے بعد وہ بریک کے لیے رکے اور آج کے ٹور کے بارے میں بتانے لگے۔ آپ سب لیڈیز کو بتا دوں کہ کوئی بھی اپنے بال کھول کے نہ جائے، ورنہ وہ مزید کھول دیں گے۔ آج کے دن لڑکیوں کی تیاری دیکھتے وہ تنزیہ بولا تو لڑکوں نے بے ساختہ کہکا لگایا، اور کوشش کیجیے گا کہ دور دور ہی رہیں سب سے، کیونکہ آپ سب ان کے لیے نئے لوگ ہوں گے۔ اس نے مزید ہدایت دی اور اپنے موبائل پہ کسی کو کال ملاتے ضروری بات کرنے لگا۔
کال ختم ہوتے ہی اس نے سب کو کلاس سے باہر نکلنے کا اشارہ دیا۔ حیام بھی اپنا بیگ پکڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بالوں کو تو اس نے چٹیا میں قید کر رکھا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی دوپٹے کے حالے سے اس کی چٹیا باہر نکلتی بل کھا رہی تھی۔ وہ بھی جلدی سے باقی سب فیلوز کے ساتھ ہم قدم ہوئی۔ یونیورسٹی کی طرف سے وین کروائی گئی تھی، جس میں سب اسٹوڈنٹس تھے۔ 40 کے قریب سب تھے، تو دو وین تھی، ایک میں لڑکے اور دوسری میں لڑکیاں، اور ان کے ساتھ ہی ایک فیمیل ٹیچر بھی تھی ان کی جو ان کے ساتھ رہتی۔ سر عاصم لڑکوں کی وین میں تھے۔ ان کی یونیورسٹی سے 20 منٹ کے فاصلے پہ ایک مینٹل اسائلم موجود تھا۔ اسلام آباد کے مین موٹر وے پہ موجود وہ ایک شاندار بلڈنگ تھی۔ کلاس میں ان سب کو پہلے سے ہی اسٹوڈنٹ آئی ڈیز دے دی گئی تھی تاکہ وہ سب پہچانے جائیں۔ ریسیپشن پہ جاتے سب نے اپنی انٹری کنفرم کی اور باری باری سر عاصم کے پیچھے قدم اٹھانے لگے، ساتھ ہی ان کی ٹیچر بھی گائیڈ کر رہی تھی۔ گراؤنڈ فلور میں تو سب مین ہیڈ روم موجود تھے۔ آصف ان کو اپنی تقلید میں فرسٹ فلور پہ آیا اور باری باری کمروں کے بارے میں بتانے لگا۔ ان کو لے کے وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ ان کو وہ پہلے ہی خاموش رہنے کی تاکید کر چکا تھا کہ زیادہ شور نہ کریں یہاں، ورنہ مریض ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ کمرے میں دونوں اطراف 10 سنگل بیڈ موجود تھے، اور ہر بیڈ کی سائڈز پہ بورڈ کی دیواریں حائل کی گئی تھی، ساتھ ہی سامنے کی طرف پردہ حائل تھا۔ یہ سب ڈپریشن کے مریض ہیں، اذیت کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن بگاڑ رہے ہیں۔ یہاں ان کے ہفتے میں ایک سیشن کروایا جاتا ہے، مختلف اسٹاف وغیرہ موجود ہے۔ ان کو گھر جیسا ماحول دے کے ریلیکس کر کے ان سے باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ پرسکون ہو سکے۔ یہاں فوری طور پہ ان کو میڈیسنز نہیں دی جاتی۔ ہاں، اگر پیشنٹ کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے تو ہم سکون آور دوائی دے سکتے ہیں۔ ابھی شاید سب کے آرام کرنے کا ٹائم تھا، تبھی کمرے میں خاموش ماحول تھا۔ حیام عاصم کے دائیں جانب پاس ہی کھڑی تھی اور اپنا موبائل نکالتے ایک دو کمرے کی تصاویر بنانے لگی جب اس کو اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ آہ! اچانک وہ ہلکی سی چیخ مارتی غیر ارادتی طور پہ آصف کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے زور سے جکڑ گئی۔ آنکھیں زور سے میچی، وہ سہمی سی اس کے ساتھ کھڑی تھی جب سب اس کی چیخ پہ متوجہ ہوئے۔ آصف نے پہلے اپنے بازو کو دیکھا جو اس کے نازک ہاتھوں کی گرفت میں تھا، پھر اپنے قریب کھڑی حیام کو جو ابھی بھی آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ مس حیام، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ دفعتاً اس کی سرد آواز پہ وہ چونکی اور یکلخت اپنی آنکھیں وہاں کی۔ سو سوری سر۔ وہ نادم شرمندگی سے اس کا بازو چھوڑتی جلدی سے 2 قدم کے فاصلے پہ ہوئی۔ کسی نے پیچھے سے میرے بال کھینچے تھے، وہ سر جھکاتی شرمندگی سے بولی اور پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ جہاں سب گردن گھما کے اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا، وہیں وہ اپنی کی گئی حرکت پہ مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ پیچھے ایک 50 سالہ عورت اشتیاق سے حیام کو ابھی بھی دیکھ رہی تھی۔ جب آپ کو کہا تھا کہ بال نہیں کھولنے تو کیوں کھولے آپ نے؟ آصف نیچی سرد آواز میں بولا اور سب کو اشارہ کیا کہ روم سے باہر نکلیں۔ میں نے کب کھولے ہیں؟ بندھے ہیں، یہ دیکھیں۔ وہ اپنی چٹیا آگے کرتی دکھانے لگی جس میں چٹیا کے بال بینڈ سے نیچے سے کھلے لہرا رہے تھے۔ یہ دیکھ کے ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ان کو کور کریں جلدی سے۔ اس کی لہراتی کالی گھنے بالوں کی چٹیا کو ایک نظر دیکھتے وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا تو وہ جی کرتی اپنے بال آگے کرتے دوپٹے کے حالے میں چھپا گئی۔ پھر سارے ٹور میں وہ سب چیزوں سے دور دور ہی رہی کہ دوبارہ کچھ ہو نہ، جبکہ اس کے ڈر کو دیکھتی باقی سب دوستیں ہنس رہی تھی کہ بس بھی کرے، اب اتنا بھی کیا ڈرنا۔ ابھی وہ ان کو لے کے سیشن روم میں انٹر ہوا تھا جہاں اکثر پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا۔ کھلا کشادہ کمرہ جہاں 2 صوفے موجود تھے اور دائیں جانب 2 دیوار گیر شیلف بنی تھی جن میں مختلف قسم کی بکس کے ساتھ ساتھ کچھ فائلز موجود تھی۔ کیا یہاں پہ پیشنٹس کو میڈیسن دے کے ان کا سیشن لیا جاتا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا۔ یہ سب پیشنٹ کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ ہپنوٹائز بھی ہوتا ہے اس میں۔ نیم غنودگی میں ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ سب ذہنی حال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کیا جائے۔ باری باری وہ ان کے سوالات کے جواب دیتا جا رہا تھا۔ آپ نے ابھی بتایا تھا کہ ہفتے میں ایک سیشن لیکن ہم نے یہ بھی اسٹڈی کیا تھا جس میں 2 سال میں 2 سیشنز بھی ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی الجھن بتائی۔ جیسا پہلے بھی سر نے بتایا کہ ذہنی کیفیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ضرورت پڑنے پہ ہفتے میں 2 سیشنز بھی رکھے جا سکتے ہیں اور 2 سال میں 4 بھی۔ ساتھ موجود ٹیچر نے اس بات کا مسکراتے جواب دیا۔
तकरीबन 3 से 4 घंटे उन्होंने असाइलम में गुजारा। हयाम ने सनम को दिखाने के लिए बहुत सी तस्वीर भी बनाई थी। इस दौरान वो 3 बार स्पेशल कॉल भी कर चुकी थी कि सारी मूवमेंट कैप्चर करके आए, वरना अपनी शादी में घुसते नहीं देगी। दोपहर के 3 बजे उनकी वापसी हुई थी। वेन्स को वेन्स उनको वापस यूनिवर्सिटी ही छोड़ गई थी, जहाँ से स्टूडेंट्स ने वापस अपने घरों की राह ली थी। हयाम ने वहाँ पहुँचते सनम को कॉल कर दी थी कि अंकल को भेज दे लेने के लिए, अगर वो बिजी है तो वो खुद आ जाएगी कैब करवा के, लेकिन सनम ने कहा कि वो खुद लेने आ रहे हैं। वहाँ बैठे उसे 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि उसने सर आसिम को देखा, जो अपने ऑफिस से निकल रहे थे। क्लास में वो जब भी लेक्चर लेने आते तो कोट उतार के आते थे, लेकिन उसने नोट किया था कि वो आते जाते भी नहीं पहनते थे, बस बाजू पे लटकाए रखते थे। ये इसको पहनते कब है? वो तीखी नजरों से आसिम पे नजरें जमा के बोली। अब वो पार्किंग से अपनी गाड़ी में बैठा वहां से निकलने वाला था, जब उसके थोड़े फासले से उसकी गाड़ी गुजरी और हैरत अंगेज तौर पर हयाम ने सर आसिफ का कहका सुना। अजीब इंसान है। उसको नाम से नवाजती गेट पे सनम के वालिद को देखती अपना बैग उठाते बाहर निकल गई। घर पहुंची तो देखा कि उनके कुछ रिश्तेदार आ चुके थे। हयाम सबको हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सलाम करती सनम के कमरे में गई, जहां वो अपने बालों में एलोवेरा लगा के उनको जूड़ा बनाए अपनी अलमारी को खोले खड़ी थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अपना बैग जगह पे रखती आईने के सामने खड़े होते अपने बालों को आगे करते पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी, उसकी तरफ मुड़ते आम से लहजे में कहा। यार, मैं सोच रही थी कि अपने बाल कटवा दूं। कमर से भी नीचे झूलती झूलते लंबे स्याह बालों को देखती वो कहने लगी। आय हाय, क्यों, क्या हुआ? इतने प्यारे तो हैं, खबरदार अगर इनको छोटे करवाने का सोचा। मेरे मेरे देखो यार, मेरा इतना दिल करता है कि तुम्हारी लेंथ के हो, लेकिन इससे ज्यादा होते ही नहीं। हयाम को झड़क के वो अपने बालों को देखती हसरत भरी निगाहें उसके हसीन बालों पर जमाए कहने लगी। सनम के भी बाल खूबसूरत थे, लेकिन कमर तक थे, जबकि वो अक्सर हयाम को कहती थी कि काश उसके बाल इतने लंबे हो जाएं। बस यार, आज इनकी वजह से मैं डर गई थी। वो आज का वाकया दोबारा याद करते अफसोस से बोली कि आंखों के सामने फिर वो मंजर लहराया जब वो आसिम के बाजू को दोनों हाथों से सख्ती से दबोचे खड़ी थी। क्यों, क्या हुआ? सनम ने मुतफक्किर सी होके पूछा, तो हयाम ने आज की सारी रवादात सुना दी। पहले तो वो हैरान हुई, फिर जिंदगी से भरपूर कहका लगा उठी। हयाम ने रात में सनम को हल्का फुल्का सा तैयार कर दिया था। नारंगी और सब्ज रंग के इम्तिजाज के रंगों का लहंगा पहना था, साथ ग्रीन रंग की कुर्ती थी। माथे पे फूलों की सजी माथा पट्टी पहनाई थी, बालों को स्ट्रेट करते पीछे खुले छोड़ा और लंबे आवेजों को कानों की जीनत बनाया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हयाम ने खुद गुलाबी रंग की शर्ट के साथ पीले रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। बालों को उसने भी खुला छोड़ के कर्ल किया हुआ था। होठों पे गुलाबी ही रंग लगा के होठों की सुर्खी को छुपाया हुआ था। सनम की तैयारी मुकम्मल करते वो उसको बैठाए किचन में गई कि आंटी की कुछ हेल्प करवा दे। अरे बेटा, नहीं, कोई काम नहीं, तुम सनम के साथ बैठो, पहले ही बहुत से काम कर चुकी हो। उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा छूते कहा। वो यहाँ जब से आई थी तब से ही उनका हाथ बटा रही थी, जबकि एक दो बार वो शर्मिंदा भी हुई थी। सनम ने बताया था उनको कि वो बहुत बड़ी हवेली की इकलौती बेटी थी, तो ये सब काम हयाम से नहीं करवा रही थी कि अच्छा नहीं लगता अपने घर में इतने नौकर, और यहाँ पे काम कर रही थी अपने हाथों से। ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं अगर कुछ करने को है तो। उनके प्यार को देखती वो मुस्कुरा के बोली। माँ का प्यार कहाँ देखा था उसने, बस अपने भाई और दादी के लम्स को महसूस किया था। माँ की मोहब्बत जब महसूस करने का वक्त हुआ तो अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अरे मेरा बच्चा, जाओ जाके सनम के पास रहो। वैसे भी बहुत मदद कर ली मेरी, अब बाकी सब है ना, देख लेंगे काम। उसको नरमी से इनकार कर दिया। आसमान की प्यार और मोहब्बत में ही उसने अपनी माँ और बाप को पाया था। उसने कभी कमी नहीं होने दी थी उसकी मोहब्बत में। हर जायज़ ख्वाहिश को वो दूसरी बार कहने से पहले ही पूरी कर देता था। कभी जिद करती तो वो उसे प्यार से बहला फुसला के समझा देता। माँ की मोहब्बत को वो तरसी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ने उनके पास दादी जान को रखा था, जो माँ बन के उनके साथ रहती थी, तो माँ के प्यार को भी निछावर किया था उनपे। आप बहुत अच्छी हैं, वो नम लहजे में कहती अपने आंसुओं पे मत बांधने लगी। मेरी जान, तुम भी बहुत अच्छी हो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। ममता भरे लहजे में कहती उसको रोने पे मजबूर कर गई कि वो बौखला गई। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? वो मुतफक्किर सी होती पानी का गिलास भर के उसके पास लाई।
नहीं, कुछ नहीं, बस सनम के जाने पे उदास हो गई। वो बात बदल गई, जबकि उन्होंने भाँप लिया था उसकी उदासी को। तुम भी मेरी ही बेटी हो, ऐसे उदास नहीं होते। जब कभी माँ की याद आए तो मुझे पुकार लिया करो, मैं हूँ ना। उसको सीने से लगाते वो पूर्णम लहजे में बोली कि वो उस बात में सर हिलाते उनका हाथ थाम के लबों से लगा गई। तभी उनके रिश्तेदार की एक बच्ची किचन में दाखिल हुई और बताया कि हयाम के घर वाले आए हैं। चलो आओ, अपने आंसू साफ करो, दादी जान आ गई तुम्हारी। उसके आंसू साफ करते वो मोहब्बत से बोली। किचन से निकली तो असफान, जोफा और दादी जान ड्राइंग रूम में थे। अंदर जाते ही वो सबसे पहले अपनी दादी जान के सीने से लगी, क्योंकि वो उनकी कमी आज शिद्दत से महसूस कर रही थी। काफी देर उनकी आगोश में आंखें बंद किए सुकून के लम्हे महसूस करती रही। तब तक सनम की अम्मी उनसे हाल अहवाल पूछती रही। गुड़िया, मुझे भूल गई क्या? असमान ने प्यार भरा शिकवा किया तो हयाम ने मुस्कुराते उसको देखा और दादी जान के पास से उठ के वो उनके पास आई और कंधे पे सर टिका के बैठ गई। मुझे तो मिस भी नहीं किया होगा तुमने, है ना? जोफा ने नरूठेपन से कहा, जबकि असफान हंस दिया। आपको क्यों हंसी आ रही है? असमान की हंसी को समझती तिनक के बोली। हयाम, मिल लो इनसे, आते हुए मुझसे लड़के आई हैं तुम्हारी भाभी माँ। असफान ने शरारती अंदाज में कहा, जब जोफा ने खफगी से मुंह मोड़ा और हयाम को गले लगाया। आते हुए वो असफान से कह रही थी कि हयाम आपसे पहले मुझसे मिलेगी, लेकिन यहाँ तो वो ना असफान से मिली और ना ही उससे। वो तो दादी जान के पास जाके चिपक गई थी। आपने भी याद करवाया था, तभी वो आपके पास आई। सोफा ने जताते हुए कहा तो हयाम बात समझते कहका लगा उठी। भाई, मैंने सबको मिस किया था, बहुत सारा, वो मोहब्बत से बोली। सनम कहाँ है? रिफ्रेशमेंट से फारिग होते वो जोफा ने पूछा तो हयाम उसको साथ लेती सनम के रूम में आई, जहाँ उसके चीखने की आवाजें आ रही थी। मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप अभी आए तो मैं सबको बता दूंगी कि आप मुझे धमकियां दे रहे हैं। बेड से खड़ी होती वो दांत पीसते चक्कर लगाती हुई दूसरी तरफीन को सुना रही थी, और उसमें कोई शक नहीं था कि वो बेचारा अर्तसाम था। यार देखो, अगर मैं अभी गया तो तुम मुझे मिलने से कैसे रोक सकती हो? दूसरी तरफ जैसे अर्तसाम को मजा आ रहा था उसकी हालत से। सुकून नहीं मिल रहा आपको आज के दिन? वो जबरदस्ती मुस्कुराती एक एक लफ्ज चबा के बोली। सुकून मेरा वहाँ है तो मैं कैसे ना बेचैन हूँ। वो दिलकशी से कहता उसकी धड़कनों को तहोबाला कर गया। अर्तसाम, अब कॉल ना कीजिएगा। लम्हे भर को तो वो कुछ बोल ना पाई। खुद को संभालते वो आहिस्ता आवाज में कहने लगी। हाय, तुम्हारे लबों से मेरा नाम अदा होना मेरी धड़कनों को साकित कर गया। वो शायराना गोया हुआ कि वो खुल के मुस्कुरा दी जब उसने दरवाजे पर खड़ी दोनों को देखा, जो उसे शरारती नजरों से देख रही थी। बाद में बात करते हैं। संजीदा होती वो जल्दी से बोली, जब कॉल काटते उसके अल्फाज कानों में गूंजे। है खुशी इंतजार की हरदम, मैं ये क्यों पूछूं कि कब मिलेंगे हम। अपना ख्याल रखना। ये कहते ही उसने कॉल काट दी। सनम मोबाइल अपनी जगह रखती वो उन दोनों को चोर नजरों से देखने लगी, जो मायनी खेदी से मुस्कुराती उसकी जानिब आ रही थी। क्या राजो न्याज हो रही थी भाई? हयाम ने आंखें मटकाते पूछा। कुछ नहीं, बस वो इत्तेसाम की कॉल आ गई थी तो ऐसे ही उन्हीं से बात कर रही थी। जाने क्यों उसके चेहरे पे सुर्खी छा गई बताते हुए तो वो दोनों कहका लगा उठी। भाभी, आप तो जानती होंगी कि वो ऐसे ही क्या बात कर रही होगी भाई से। हयाम ने जोफा को अचानक से पुकारते पूछा, जिस पे वो नासमझी से देखने लगी, जबकि बात समझते पास पड़ा कुशन उठा के मारा। बदतमीज, मैं कैसे जान पाऊंगी? वो खफगी से देखते बोली। यार, आप भी शौहर वाली है ना? हयाम ने मासूमियत से कहा तो जोफा भी झेप गई। सनम को सब मेहमानों के बीच लाके बिठाया और रात गए तक उसकी रस्म करते रहे। उसकी सारी दोस्तें, कुछ कजन, सब ने मिलके हंगामे किए। सनम को अर्तसाम के नाम पे बार बार छेड़ती कि वो ढीठों की तरह हंसती तो कभी मुस्कुरा के शर्मा जाती। अर्तसाम की तरफ से उसकी ताया चचा जात कजन्स भी आई थी। दीबा तो बस जैसे नाम की शामिल हुई थी तकरीब में, क्योंकि ना उसने रस्म की और ना ही सनम को मुबारकबाद दी। बस एक जगह बैठी बेजारी की मूर्ति बनी देखती रही। उसके चचा की बेटी ने जब कहा कि आके रस्म कर ले तो वो नखुवत से सर झटक गई। हुँ, मुझसे नहीं होती ये फजूल की फॉर्मेलिटीज। जिस पे दोबारा उसको बुलाया न गया और बाकी सबने खूब हंगामा किया। सनम की कॉलेज की दोस्तों ने भी खूब हिस्सा लिया, जब हयाम की भी उनसे अच्छी खासी बन गई थी। कैफ की फैमिली नहीं आई थी आज। हयाम ने गुल को कॉल करके पूछा था तो उसने बताया कि दुआ की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से आज नहीं आ पाए, लेकिन कल वो अमाद के साथ ज़रूर आएगी, उसका वादा किया था। बाकियों ने नहीं आना था। दीजान ने अमाद और गुल को ख़ास हिदायत की थी कि वो दोनों ज़रूर शादी पे जाएं। फिर हयाम की शादी पे सबसे दोबारा मुलाकात हो जानी थी। आज तो कोई कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रहा है। वो जब सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी
अपने पीछे उससे गंभीर आवाज सुनते वो मुस्कुरा के सर झुका गई। क्या कुछ पल तन्हाई के आपके साथ नसीब नहीं हो सकते? उसके पीछे खड़े होते आसमान ने बालों से छेड़छाड़ करते कहा कि बीच रास्ते में इसकी हरकत पे वो खज्जल होती आसपास देखने लगी। क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो? शादी का घर है। ज़ुफ़ा खफगी से उसकी तरफ देखते बोली, जब उसकी आंखों में उभरते जज्बात से नजरें चुरा गई। तभी तो आपसे कुछ पल उधार मांग रहा हूँ। वो सरगोशी में बोला तो ज़ोफ़ा गुलनार होती वहां से जाने लगी। आप बहुत खराब हैं। जाते जाते वो उसकी तारीफ करती गई जब पीछे से आसमान का कहका बेसाख्ता था। रात के तीसरे पहर सबने खामोशी इख्तियार की और जाके कमरों में आराम करने लगे। असफान थोड़ी देर के लिए अरतसाम की तरफ भी गया कि उसके साथ भी कुछ पल बिता ले, जबकि दोस्ती को निभाते जहांगीर भी आज अरतसाम की तरफ फंक्शन में शामिल हुआ था। रस्म से फारिग होते सनम को मेहंदी लगाने बैठ गए और वो मज़े से हयाम का सहारा लेती वहीं बैठे बैठे सो गई, जबकि उसके हाथों को थामे सब सनम को कोस रही थी कि कब से कह रहे थे मेहंदी शुरू करवा करो लगवानी, लेकिन मैडम को अपने शुगल से फुर्सत कहाँ थी। अब वो थकी सी सो गई थी और हयाम उसके पास बैठी उसकी मेहंदी की हिफाजत कर रही थी। खुशियों से भरी रात गुजार के अब सब दुल्हन समेत मीठी नींद के मजे लूट रहे थे। आज स्कूल से छुट्टी, बेड पे उछलती वो खुशी से चिल्ला रही थी। बेटा पहले भी 2 दिन से छुट्टी ही कर रही थी आप, अपनी दी जान की हिमायत पे। गुल वार्डरोब से उसका ड्रेस निकालती घूर के बोली, क्योंकि वो पहले भी बुखार की वजह से नहीं जा रही थी स्कूल। जुम्मा और हफ्ते की छुट्टी करके बैठी थी, फिर संडे की भी आ गई और अब आज और कल शादी पे जाना था, जिस पे वो और झूम रही थी। तुम्हारे बाबा को कहूंगी कि तुम्हें शादी से वापस आके पढ़ाएं, वरना स्कूल से मार पड़ेगी। उसको आंखें दिखाती उसकी शर्ट चेंज करवाने लगी, जबकि वो मुसलसल उछल कूद किए जा रही थी। दुआ सुकून से बैठ जाओ वरना मार खाओगी मुझसे। उसकी उछल कूद से वो ठीक से कपड़े भी नहीं पहना पा रही थी, तो गुल ने सख्ती से आंखें दिखाते कहा, आपकी मामा शादी के बाद गुस्से वाली हो गई हैं। जाने किसका गुस्सा होता है इनको हर वक्त। कमरे में दाखिल होते अमान ने गुल के लहजे पे चोट करते कहा तो खफगी से उसे देखने लगी। मुझे किसी बात का भी गुस्सा नहीं होता, बस ये अभी तंग कर रही थी। उसे सामने बेड पर फैलते देख वो कहने लगी, उठे आप भी तैयार हो वरना लेट हो जाएंगे। उसको मजे से लेट के मोबाइल इस्तेमाल करते देख वो उजलत में बोली, क्योंकि उन्हें इस्लामाबाद जाना था और रास्ता भी काफी लंबा था, जिसकी वजह से वो वहां जाके ही तैयार होने वाली थी। लेकिन अमाद को वो उठने का बोल रही थी, जो अभी सुस्ताने के चक्करों में था। ये जो आपका आप कह के मुझसे फरमाइश करना है ख्वामख्वाह मुझे उलझन में डाल देता है। वो आह भरता ज़ोमानी लहजे में कहता उठा और बाद में जाते जाते उसका हाथ पकड़ के लबों से लगा गया। मामा किसकी शादी है? दुआ तैयार होती बेड पे अमाद का मोबाइल पकड़ती उस पे नजरें जमाए कहने लगी, सनम अपी आई थी ना यहाँ पे अरतसाम अंकल के साथ, उनकी शादी में जा रहे हैं। अपने बैग में चीजें मुकम्मल करती वो मसरूफ सी बोलती बालों को कान के पीछे अड़कने लगी। दीजान की डांट के बाद वो अब तैयार सी नई नवेली दुल्हन ही लगती थी। अगर कभी आम सा हुलिया हो भी जाता वो उसे झड़क देती, लेकिन उनकी तो शादी हो गई थी ना। गुल की तरफ देखते वो उलझ के बोली, उन्होंने कहा कि पहले दुआ शादी में नहीं आई थी, इसलिए अब दोबारा शादी कर रहे हैं, ताकि दुआ भी देख ले दुल्हन दुल्हन दूल्हे को। उसको बहलाने के लिए वो जल्दी जल्दी हाथ चलाती बताने लगी और बालों में ब्रश करते दुआ का जरूरी सामान लेने लगी। अमाद के कपड़े बाथ के बाहर हैंग करते किचन में चली गई। वहां से वापस आई तो हाथ में एक प्लेट थी जिसमें जैम लगा ब्रेड था। अमाद आईने के सामने खड़े होते बालों में हाथ फेर रहा था। दुआ की मौजूदगी में गुल फुर्ती से कमरे में हाथ पैर चलाती थी, लेकिन अमाद के साथ अकेले में जैसे जबान ही साथ न देती न न देती थी, जिससे अमाद काफी महफूज होता था। इधर आए, ये जल्दी से खा लें। दुआ के हाथ से मोबाइल लेके उसको साइड पे रखा और अपनी गोद में बिठा के बेड पे बैठी। मुंह खोले खाने के बजाय वो मुंह बना गई। उसको कहीं ना कहीं उसको कहे ना कि खाना खाए पर तंग करेगी रास्ते में कि भूख लग रही है। उसकी जिद देखते वो स्प्रे करते अमाद को मुखातिब हुई, जो जवाब देने के बजाय खुद उनके आगे बैठ के दुआ की गोद में सर रख के लेट गया। गुल की गोद में दुआ बैठी थी, जबकि अमाद उनकी गोद में मजे से लेटा था। क्यों नहीं खा रही आप? गुल का हाथ थामता खुद निवाला ले गया और मस्तूरी खफगी से दुआ से बोला, जबकि वो खिलखिला उठी उसकी हरकत पे। मैं आपको कह रही हूँ कि इसको कहें और आप खुद मस्ती कर रहे हैं। अमाद के दोबारा हाथ पकड़ने पे वो उसके हाथ पे हाथ मारती हुई बोली, जबकि अमाद मुस्कुरा दिया। मस्ती कहाँ की है? मैंने खौमखौह इल्जाम न लगाए मुझ पे। उसके चेहरे पे नजरें जमाए वो मायने खरीद से बोला कि वो सटपटा उठी।
चलो उठो दुआ गुड़िया, जल्दी से खा ले, फिर निकलना भी है। मैं आपके दादा जान से मिल के आता हूँ। गुल के चेहरे पे सुर्खी देखते हुए मुस्कुराता उठा और अपनी शर्ट सही करता कमरे से बाहर गया। उसके जाते ही गुल ने दुआ के हाथ से स्लाइस खिला दिए। सुबह का नाश्ता वो कर चुके थे, लेकिन फिर भी एहतियातन गुल ने 1-2 पीस खिला दिए कि रास्ते में भूख से तंग ना करे। अमाद आमिर साहब के कमरे में दाखिल हुआ और उनको सलाम किया। उनकी अपनी ज़मीनों के काम होते थे, जिनको आमिर साहब के साथ बड़े भाई भी देखते थे। बेटा, ज़रूरी बात करनी थी। अमाद के बैठते ही उन्होंने कहा तो वो इस्तफ़हामिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। मेरे झुमके नहीं मिल रहे, यहीं पे रखे थे मैंने। कमरे में चीजें इधर-उधर करते वो मुसलसल अपने झुमके तलाश रही थी, लेकिन वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ग्रे रंग की लॉन्ग शर्ट के साथ सुर्ख रंग का दुपट्टा, बालों को साइड जूड़े में बांध दिया था। कहाँ रखे थे तुमने? जोफा अपना लहंगा संभालती हुई उसके करीब आते पूछने लगी। उसका लहंगा ज्यादा हैवी नहीं था, स्किन गोल्डन रंग के इम्तिजाज का खूबसूरत सा वो जेबतन किए अप्सरा लग रही थी। यहीं अपनी चीज़ों के साथ। यार, मैंने बहुत महँगे लिए थे वो अफ़सोस करती बेड पे जा बैठी जब अपने नीचे किसी चीज़ की खटक की आवाज़ आई। सरहद से उठ के देखा तो जिन झुमकों को हर जगह तलाश चुकी थी, वो यहाँ आराम फरमा रहे थे। ये मिल गए मुझे, शुक्र का साँस भरते वो जल्दी से उनको कानों की ज़ीनत बनाती, रूम को जल्दी से समेटने लगी। इसी काम में उसको 15 मिनट लग गए थे, जब सनम की अम्मी कमरे में दाखिल हुई। बेटा, जल्दी करो, तुम्हारे भाई बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कब से। उन्होंने असमान का बताया, जो पिछले 5 मिनट से उसका इंतजार कर रहा था बाहर खड़ा, क्योंकि बारात आने में बस थोड़ा ही वक्त था। जी बस हो गया। जल्दी से अपना बैग पकड़ती वो कमरे को बंद करके बाहर आई। अहम अहम लाला। गाड़ी का दरवाजा खोला तो देखा कि असमान जोफा का हाथ थामते उसको गजरे पहना रहा था। उसकी आवाज सुनते जोफा ने हड़बड़ी में अपना हाथ खींचना चाहा, जब असमान ने समझते उस पर गिरफ्त सख्त कर दी। जोफा ने आंखों से छोड़ने का इशारा किया, लेकिन वो ढीठ बना अब बिल्कुल आहिस्ता से अपना काम कर रहा था, जबकि हयाम खामोशी से ऐसे लाताल्लुक होके बैठ गई जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। गजरे पहनाते उसका हाथ जबरदस्ती लबों से लगाते आजाद किया कि उसने सुकून का सांस भरा और जरा सी गर्दन घुमा के पीछे हयाम को देखना चाहा, तो वो अपने मोबाइल पे बिजी थी। चलें, गाड़ी स्टार्ट करते आसमान ने कहा। जी लाला। हयाम ने मुस्कुराते जवाब दिया। शादी हॉल उनके घर के करीब ही था, तो वो बस थोड़ी देर में ही पहुंच गए थे। माशाल्लाह, मेरा शहजादा। अर्तसाम अपने कमरे में खड़ा ऑफ वाइट शेरवानी पहने खुद का जायजा ले रहा था, जब उसके वालिद कमरे में दाखिल होते बोले तो वो खुल के मुस्कुरा दिया। शुक्रिया बाबा। मुतबस्सिम होते उनके बगलगीर हुआ तो नम आंखों से उसका माथा चूमा। तुम्हारी माँ आज होती तो तुम्हें देख के बहुत खुश होती। सबसे ज्यादा वो तुम्हारी पसंद को देख के खुश होती। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आप उदास ना हो। अर्तसाम उनके हाथ अकीदत से लबों से लगाता बोला, तो वो दोनों बारात के लिए रवाना हुए। सुर्ख फूलों से सजी सवारी में सवार होते वो अपनी मोहब्बत जिंदगी को पाने जा रहा था। सफर के शुरू होते ही उसकी धड़कनों में जैसे आफत मच गई। एक मसरूर सी लहर बदन में सरायत कर रही थी। अर्तसान की मोहब्बत एक जिद्दी बच्चे की तरह थी, जिसको अगर कोई चीज पसंद आई थी तो वो उसे हर हाल में चाहिए थी। लेकिन यहाँ सनम एक चीज नहीं थी, वो उसकी जिद जरूर थी, लेकिन ऐसी जिद कि उस जिद को पूरी होने के बाद उसकी बाकी सारी ख्वाहिशात ने जैसे दम तोड़ देना था। मोहब्बत एक मीठा एहसास था। जब जब वो उसको देखता, उससे बात करता, उसको सोचता, नए सिरे से मोहब्बत परवान चढ़ती थी। दिल की धड़कनें जैसे उसके नाम के गीत गाती, उसको महसूस करने की चाह करती, पल पल अपने पहलू में उसकी मौजूदगी, उसके लम्स की चाह करती। जब से हवास संभाले थे, वो सनम से मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन वो भाई समझ के टाल जाती थी। लेकिन एक बार अर्तसाम की सख्ती से टोकने पे ना सिर्फ वो उससे नाराज हुई थी, बल्कि बात करना भी छोड़ दी थी, जिस पे अर्तसाम ने बहुत मुश्किल से मनाया था। हॉल में पहुंचते ही उसको वहां जहांगीर मिल गया था, जो किसी काम की वजह से उसके साथ ना आ सका था। तभी अपने काम से फारिग होते वो जल्दी से आ गया था, और खुशकिस्मती से वो बारात में शामिल भी हो गया था। अंदर जाते उसको फिर से कॉल आ गई तो साइड पे हो गया, जबकि असमान भी उसके साथ ही हो लिया। अर्तसाम का पुरतकल्लुफ पुरजोश इस्तकबाल किया गया था। फूलों की पत्तियां उस पर बरसाई गई थी। साली साहिबा, आप इन फूलों की बरसात को छोड़िए और मेरी बेगम को मेरे पहलू में ला सजाइए, ताकि मेरी दिल में उनके नाम की धड़कनों की बरसात शुरू हो।
हयाम को वहां फूल बरसाते देख वो दिलकशी से बोला कि लड़कियों में शोर सा उठ गया। ज्यादा रस रसूमात तो हुई नहीं क्योंकि निकाह पहले ही कबूल हो चुका था। गुल हयाम लोगों से आने से पहले ही यहाँ आ चुकी थी और दुआ के 10 बार पूछने का एक ही जवाब दे रही थी कि अभी आती होगी दुल्हन। क्योंकि वो शादी हॉल में जल्दी आ गए थे, तभी ना सनम आई थी और ना ही हयाम की तरफ से कोई। अमाद ने एक बार तो छेड़ा भी कि और जल्दी आ जाती, अभी वो लेट हो रहे थे। उनके आते ही दुआ सबसे खुल के मिली और जोफा के साथ चिपक गई कि एक दुल्हन ये भी है। जबकि उसके सवाल पे वो बुरी तरह ब्लश कर गई क्योंकि जोफा से वो पहली बार पूछ रही थी, आपका बेबी नहीं आया साथ? हयाम तो अपनी हंसी रोकने में नाकाम हो रही थी। आप दुआ करो अल्लाह हमें जल्दी से दे दे। वो संभल के मुस्कुराती बोली तो दुआ सर हिला गई। गुल ने लाइट पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी, नगीनों से मदीन, और इसी तरह की दुआ ने भी पहनी हुई थी। सनम को असमान पार्लर से खुद पिक कर आया था और थोड़ी देर पहले ही वो ब्राइडल रूम में बिठा गई थी। हयाम और उसकी कुछ दोस्तें उसके साथ ही थीं जब खाना उसके सामने टेबल पे लगाया गया। हयाम ये सोच के खुद खाने लगी कि दुल्हन को तो भूख लगती नहीं थी। अभी पहला चम्मच उसके मुंह में गया ही था कि सनम ने एक कोहनी मारी, शर्म करो, दुल्हन यहाँ भूखी बैठी है और तुम मजे से खाना खा रही हो। डालो चावल इसमें और खिलाओ मुझे। वो दांत पीसते बोली तो सब लड़कियां उस बेशरम दुल्हन को देखती कहका लगा उठी। दीबा दीबा अपनी माँ के साथ बैठी कोफ्त से सारा फंक्शन देख रही थी जब उसको एक खूबसूरत सुनहरी बालों वाली बच्ची दिखी। वो बच्ची शायद किसी के सामने खड़ी मुंह बना के जिद कर रही थी और सामने जो उसकी माँ थी उसकी दीबा की टेबल की तरफ पुश्त थी। तभी वो झुक के अपनी बेटी को कुछ कहती मुड़ी और नजरें इधर उधर घुमाने लगी, शायद किसी को ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में उलझन वाज़ह थी, देख सकती थी। फिर अचानक वो एक तरफ देखती पुरसुकून हुई और अपनी बेटी को कुछ कहने लगी। दीबा को कहीं ना कहीं वो लड़की देखी हुई लग रही थी, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं था। मगर वो इतना जरूर श्योर थी उसको जानती है। मम्मी वो देखी उस लड़की को, दीबा ने अचानक से अपनी माँ को मुखातिब किया, जो वहाँ बोर होने की वजह से कुछ औरतों को अपना जेवर वगैरह दिखा के इम्प्रेस कर रही थी। उसकी मुदाखलत पे वो कोफ्त से मुड़ी। क्या है भाई? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। मम्मी वो लड़की पिंक जोड़े में खूबसूरत सी वो कौन है? उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मुझे क्या पता कौन है, होगी कोई XYZ। वो नखूद से कहती दोबारा से नई सहेलियों की जानिब हुई। कहीं तो देखा है इसको मैंने, लेकिन कहाँ? वो गुल को देखती सोच में पड़ गई, जबकि अमाद अब दुआ को अपनी गोद में उठा के शायद उल्टा गुल को डांट रहा था। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती सिवाय सनम के अम्मी अब्बा के। अमाद के डांटने पे वो बुरा मुंह बनाती हुई बोली, जबकि वो भी जानती थी कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको बुरा लगा। तो आप इसको ले जाएं हयाम के पास। उसकी रूहानी शक्ल देखते अमाद ने मुस्कुराहट जब की। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो खफगी से बोली और अपनी बेटी को देखने लगी जो अब अमाद की शर्ट के कॉलर को छेड़ रही थी। कहाँ होगी वो? सनम के साथ होगी, ब्राइडल रूम में। हमाद ने उसकी अकल पे मातम करते कहा तो वो ओ करती रह गई। आओ ले चलूं वहां पे, दुआ को अमाद से लेते कहा जब अमाद ने ना महसूस अंदाज में उसकी तरफ झुक के सरगोशी की। प्यारी लग रही हैं बहुत। उसके सरगोशी में कहे गए जुमले ने जैसे हर तरफ तितलियां बिखेर दी, बल्कि आरजू पे झुक गई, रुखसार गुलनार हो गए। दुआ का हाथ थामते वो ब्राइडल रूम की तरफ जाने लगी जब अमाद को एक शख्स की पुकार सुनाई दी। वो उलझन से आसपास देखने लगा कि किसने उसको मुखातिब किया था। तुम आमिर रफाकत के बेटे हो ना? रफाकत खान के सबसे छोटे पोते। सामने खड़े खड़े अकबर साहब ने खोजती नजरों से उसे देखते कहा, जबकि अमाद पहचान चुका था उनको। जी, वो एक लफ्ज बोला। कैसे हैं तुम्हारे दादा जान? उन्होंने मजीद बात करनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, करम है अल्लाह का हम पे। वो मुस्कुराता कह के जाने लगा क्योंकि वो उनसे ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था जिससे बदतहजीबी हो। तभी वो एक्सक्यूज करता मुड़ गया, जबकि अमाद के जाते ही वो तमस्खुर से मुस्कुरा दिए। अर्तसाम कब से इंतजार कर रहा अपनी हमसफर का, लेकिन वो सब उसको लाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जबकि हयाम जाने कौन कौन सी रस्म निकाल के बैठ गई, एंटर होने की, रास्ता रोकने की, स्टेज तक आने की, बैठने की, यहाँ तक कि वो अब उसकी दुल्हन को लाने का भी नेक मांग रही थी। यार बस कर दो, अब घर भी जाना है, वो सामने खड़ी आफतों को देख के बोला तो सब हंसने लगी। उसकी मिन्नत समाजत को देखते वो सनम को ब्राइडल रूम से ले आई। आहिस्ता कदम उठाती
وہ स्पॉट लाइट की रोशनी में अर्तसाम के पहलू में लाके बिठाई गई। तब सब लड़कियां फिर उसके सर पे सवार हो गईं। मैं ये दूध नहीं पीता। लड़कियों के हाथ में दूध पिलाई का गिलास अपनी तरफ आते देख वो पहले ही सुकून से बोला, भले ना पीते हो लेकिन आज पीना पड़ेगा वरना दुल्हन नहीं भेजेंगे हम। उनमें से एक लड़की ने शरारत से कहा तो अर्तसाम शरारत से मुस्कुराया, ले जाओ मेरा क्या है, वैसे भी मेरी है, जब चाहे ले जाऊं। वो लापरवाही से बोला तो सनम ने दांत पीसे कि इतना क्या इसकी सहेलियों को तरसा रहा था, दे दे पैसे। सुने, वो खुद उसको सरगोशियाना पुकारती उसकी जानिब हुई। किसी ने पुकारा मुझे? उसकी सरगोशी सुनते वो अनजान बनता आवाज पूछने लगा, हम में से तो किसी ने नहीं बुलाया आपको, सिवाय ये कहने के कि हमें नेक दे निकाल के। हयाम हंसते हुए बोली, अरे नहीं, मुझे आवाज आई, मीठी थी, जैसे किसी ने कहा हो, सुने। वो सनम को छेड़ने के लिए शरारतन गोया हुआ कि उसकी बात समझते सब कहका लगा उठी, जबकि सनम खामोखा ही शर्म से सुर्ख पड़ गई। अर्तसाम, अब की बार सनम फिर से हिम्मत करती आहिस्ता से बोली, आह, तेरा वो नाम कह के मुझे पुकारना। वो फिर से बाज न आया कि सनम ने घूंघट के पर्दे में ही मुंह बना गई। सनम ने दोबारा उसको मुखातिब करने की कोशिश ना की, क्योंकि उसके बाद तो सब लड़कियां उसको खूब छेड़ने लगी थी और वो खुद ही को कोस रही थी। रुखसती के वक्त सनम की आंखों में नमी थी, लेकिन खुद पे जब्त किए वो बहुत कोशिश कर रही थी ना रोने की। माँ के सीने से लगते पलकों पर ठहरे दो मोती टूट के आरजू पे गिरे कि उनसे वो जुदा हो रही थी। अब वो किसी और के घर जा रही थी, हमेशा के लिए। उसके फैसलों का हकदार बदल गया था, जिसकी वो हमेशा के लिए बन के जा रही थी। यार देखना, मेरा मस्कारा तो नहीं खराब हुआ। गाड़ी में बैठते जब हयाम ने उसको घूंघट सही से उड़ाया तो सनम ने आहिस्ता से पूछा, वो जो उसके जाने की वजह से गमगीन हुई थी, नम पलकों से उसको रुखसत करने वाली थी, अचानक उसकी बात में ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। पागल। उसके सर पे चिपक लगाती वो हंस पड़ी। यार बताओ ना, ये ना हो मेरी मेहनत जाया हो जाए। इतनी देर से खामोश थी कि कहीं मेकअप ना खराब हो जाए। अब जरा इमोशनल हो गई थी तो जरा देखना। वो तफसील से बताते हुए कहने लगी कि उसकी लंबी तकरीर में हयाम ने अफसोस से उसे देखा और बताया कि कुछ भी नहीं खराब हुआ, जिस पे वो सुकून का सांस ले उठी। अम्मी का ख्याल रखना, मुस्कुरा के कहती एक बार फिर आप दीदा हो गई। रोना ना अब, वरना खराब हो जाएगा मेकअप। हयाम ने बाज रखना चाहा, जिस पे वो सर हिला गई। अर्तसाम फ्रंट सीट पे बैठा तो हयाम जरा पीछे हटी। साली साहिबा, देर हो रही है, चलें, सुबह मिल लीजिएगा अपनी दुल्हन अपनी बहन से। अर्तसाम ने मुस्कुराते कहा और गाड़ी स्टार्ट की। वो दोनों अलग जाने वाले थे तभी, जबकि बाकी सब उनके पीछे ही निकलते। अर्तसाम ने सबको खुदा हाफिज का इशारा देते गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता से हॉल से बाहर निकाली। वहां से निकलते ही सनम अपने आंसुओं को रोक ना पाई और नमकीन पानी का सैलाब बहाने लगी। उसको हिचकी पड़ते देख अर्तसाम ने जब देखा तो वो रो रही थी। वो बौखला उठा के अचानक उसको क्या हो गया, गाड़ी को साइड पे खड़ा करते वो उसकी जानिब मुड़ा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसकी गोद में धरे ठंडे हाथों पे अपने हाथ रखते वो मुतफक्किर हुआ। आपकी वजह से हुआ सब। वो अपने रोने में मजीद रवानी लाती अश्क करने लगी। क्या मेरी वजह से हुआ? वो हैरानगी से बोला। आपकी वजह से मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। एक हिचकी बढ़ती वो शिकवा करने लगी कि अरदसाम के तासुरात संजीदा पड़ गए। मेरी वजह से घर छोड़ना पड़ा? उसके संजीदा लहजे को वो महसूस कर गई, लेकिन नजरअंदाज करती अजबात में सर हिला गई। अलबत्ता घूंघट वैसे का वैसा ही था। आपकी वजह से। और वो और भी कुछ कहती जब चुप, एकदम चुप। अचानक उसके माथे पे शिकने पड़ी कि उसकी सर्द धाड़ पे वो सनम उछल पड़ी और सहम के घूंघट की आड़ से तिरछी नजरों से देखने लगी। अपना असल रोना भूल गया उसे। एक ही बात बार बार, तुम अनोखी हो क्या जो आ रही है अपने शौहर के घर? उसके आंसुओं से तर भीगे नम हाथों को देखते वो सख्ती से बोला कि सनम उसके बदले लहजे को शौक की कैफियत में देखने लगी। आप किस तरह बात? अपने घूंघट की आड़ में वो नम लहजे में कहने लगी कि अरतसान ने टोक दिया। खबरदार अभी कुछ कहा तो आंसू साफ करो जल्दी से। सर्द लहजे में कहता वो वापस गाड़ी स्टार्ट करने लगा कि सनम को नए सिरे से रोना आने लगा। घर पहुंचते पहुंचते सनम अपने आंसुओं पे बंद बांध चुकी थी और होठों पे कफल लगाए बैठी थी। अरसलान की चच्ची जान आगे आई और एक दो रस्म करते उसको रूम में ले गई। वहीं उसके पास बैठ के उससे बातें करने लगी। सनम बस हूँ हाँ कर रही थी। उसको अरसलान की फिक्र खाए जा रही थी कि ऐसा क्या हुआ था जो वो उससे इस लहजे में बात कर रहा था। मजीद उसका हिदायत मजीद उसको हिदायत करती वो उसके पास से उठी और कमरे से बाहर चली गई।
آج وہ سراپا سرخ پری بنی اس کے کمرے میں اس کی بنی بیٹھی تھی۔ سرخ لہنگا جس پہ کہیں کہیں گولڈن موتی نگینے لگے تھے، سرخ سجی اس کی شرٹ اور سرخ ہی اس کا بھاری دوپٹہ جو مہارت سے اس کے سر پہ سجایا گیا تھا۔ لبوں پہ گہری سرخی سجائے وہ احتساب کے لیے سراپا امتحان بنی بیٹھی تھی، لیکن اب اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی تیاری بے معنی تھی، کیونکہ ارتسام کا لہجہ وہ اپنے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ کیا شادی کے بعد وہ ایسے ہی اس سے رویہ رکھنے والا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کو گھبراہٹ ہونے لگی، جبکہ دل اس بات کو ماننے سے انکاری تھا کہ اس کا ارتسام ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ تو شروع سے ہی محبتوں کا امین تھا، محبتیں بانٹتا تھا، وہ کیسے اپنی نئی نویلی من چاہی دلہن کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ لیکن دماغ اس سے الٹ کام کر رہا تھا کہ ارتسام اب ایسا ہی رویہ رکھے گا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ کانپ رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے گولڈن شوز میں مکید قدم نظر آئے، جو وہ لمحہ بہ لمحہ بیڈ کے قریب لاتا جا رہا تھا۔ انہی قدموں کے ساتھ دھڑکنیں بھی سست روی سے چلنے لگیں۔ بیڈ کے قریب کھڑے ہوتے اس نے اپنی اوپری شیروانی اتار کے صوفے پہ پھینکنے کے انداز میں رکھی اور ڈریسنگ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ گھونگھٹ میں اس کے چلتے قدموں کو ہی دیکھ پا رہی تھی بس، جبکہ اہانت و سبکی کے احساس سے اسے رونا آنے لگا۔ اس کا نظر انداز کرنا اس کو چبھا تھا، تبھی وہ بغیر ضبط کیے رونے لگی۔ اس کے سسکی پہ ٹیبل پہ کیز رکھ کے خود پہ اسپرے کرتے اس کے ہاتھ تھمے اور نظریں بیڈ کی جانب اٹھی اور جیسے ساکت ہو گیا، کیونکہ وہ بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ "صنم میری جان، کیا ہوا؟" وہ سرعت سے اس کی جانب آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھاتے تفکر سے پوچھنے لگا، جبکہ اس کی تیاری کو دیکھتے وہ تو جیسے کھو گیا۔ خود کو سنبھالتے وہ جیسے ہوش میں آیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے محبت سے پھر پوچھا، "ادھر دیکھو، کیا ہوا؟ امی ابو یاد آ رہے ہیں؟" اس کے آنسوؤں کو رخسار سے صاف کرتے پیار سے کہا، جس پہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ مزید متفکر ہوا۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ وہ روتے روتے اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی، "میں نہیں کرتا پیار؟" وہ جیسے اس کی بات پہ حیران ہوا۔ کیسے؟ اس نے وجہ جانی کہ ایسا کیوں کہا، جبکہ صنم سٹپٹا اٹھی، "میرا مطلب کہ کیوں لگا تمہیں؟" اس کی گالوں پہ فوراً سرخی دیکھتے اس نے بات صاف الفاظ میں جاننی چاہی، "آپ نے مجھ سے غصے سے بات کی؟" وہ گاڑی میں اس کا رویہ یاد کرتی شکوہ کرنے لگی، جس کو یاد کرتے ارتسام کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ صنم اب رونا بھول کے اس کو دیکھنے لگی۔ "کیا یار، وہ تو چپ کروانے کے لیے کیا تھا تھوڑا سا غصہ، اور غصہ بھی کہاں تھا یار، میری ہنسی نکلنے والی تھی، بڑی مشکل سے روکی تھی۔" وہ ہنستے ہنستے اس کو بتانے لگا کہ صنم روحان سی ہوئی اور اس کے سینے پہ مکے برسانے لگی۔ "ایسے کون چپ کرواتا ہے؟" وہ ہنوز اس سے بلیوں کی طرح لڑتی نئے سرے سے آنسو بہانے لگی۔ چپ کرو، خبردار اگر روئی تو." اس کا چہرہ تھامتے وہ آنکھیں دکھاتا بولا، "میں تمہیں اتنا پیار کرتا ہوں کہ..." مخمور لہجے میں کہتا آگے وہ چپ ہو گیا اور جھک کے عقیدت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ "وہ دیکھیں ہمیں نگاہ بھر کے، اس انتظار میں ہیں کب سے۔ ہم تو حال دل بیان کر چکے، کریں وہ بھی دل کی بات، اس انتظار میں ہیں کب سے۔ سکون ملے دل کو بھی آئے قرار، کہے وہ کوئی ایسی بات، اس انتظار میں ہیں کب سے۔ گمنام ہیں ہم نہ کوئی پہچان ہے، اس کے نام سے نام جڑے اس انتظار میں ہیں کب سے۔" آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا، ایک سحر طاری کرتا اپنے حصار میں باندھ گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی گائز، اب ہم ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ میرے چینل کو اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اینڈ میری ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے گا اور پہ کامنٹ بھی کیجیے گا، اور آپ لوگ کون سا نیا ناول چاہتے ہیں کہ میں ریڈ کروں تو وہ بھی مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ وہی ریڈ کروں گی۔ یہ ابھی کتنا بچا ہے، اس کی 300 پیجز میں ابھی تھوڑا رہتا ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا ختم تو پھر ہم دوسرا ناول اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔